ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें ना। अपन इसमें लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, एक बार वो देख लेते हैं। इफ tangent टू द कर्व है ना, पॉइंट नंबर 1 है, इफ tangent टू अ कर्व at x1 y1, तो if tangent to a curve at x1 y1 intersect the curve again at x2 y2। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जिसमें इस तरह के इंफॉर्मेशंस दिए होते हैं ना, जिसमें इस तरह के इंफॉर्मेशंस दिए होते हैं कि भाई x1 y1 का टेंजेंट है, वो ग्राफ को फिर से x2 y2 पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना। x1 y1 का टेंजेंट है, वो x2 y2 पे जाके फिर से कर्व को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। इस इंफॉर्मेशन को कैसे अपन भजाएं, है ना, इस इंफॉर्मेशन को अपन कैसे भजाएं उस पे बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हम इस तरह के सिचुएशन की बात करें गाइस, कि देयर इज दिस लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लाइन है ना। यहां पे किसी पॉइंट P का जो टेंजेंट है वो फिर से Q x2 y2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे भंजाना है उस पर बात कर रहे हैं ना, इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है उस पर बात कर रहे हैं। तो इस लाइन के स्लोप को दो तरीके से लिख सकते हैं गाइस, इस लाइन के स्लोप को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा बोले कि यस सर दो तरीके से लिख सकते हैं, एक पेन से लिख देंगे एक पेंसिल से लिख देंगे। वेरी गुड, फिर तो बहुत ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि लाल कलम, पीला, मतलब येलो, ब्लैक, बहुत सारे कलम लिख सकते हैं ना, व्हाइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स है ना। तो वो वाला तरीका आपको यूज नहीं करना है ना, वो वाला तरीका आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखें, हम इस चीज का ध्यान रखें कि इस लाइन के स्लोप को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे लिखेंगे, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और साथ ही साथ और साथ ही साथ और साथ ही साथ स्लोप, स्लोप टेंजेंट का एट x1 y1, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1। तो कभी भी बच्चों इस तरीके से बात आए ना, कभी भी बच्चे इस तरीके से बात आए कि भाई टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट जो है क्या कर रहा है भाई, टेंजेंट क्या कर रहे हो टेंजेंट। तो सर मैं क्या कर रहा हूं कि कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रहा हूं, है ना। टेंजेंट क्या कर रहा है, टेंजेंट से मैंने पूछा क्या कर रहे हो टेंजेंट, तो बोला कि मैं फिर से कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा हूं, कहां पे, x2 y2 पे। तो इस लाइन के स्लोप को दो तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट का स्लोप एट x1 y1, दैट इज dy by dx एट x1 y1, dy by dx एट x1 y1। तो एक ये अप्रोच लगा सकते हैं, एक और तरीका यूज कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन में मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तब उसको बतलाऊंगा, है ना। और डेफिनेटली वो तरीका जरूरी नहीं कि हर तरह से एक क्वेश्चन लगे, लेकिन कहीं कहीं जब लगता है तो बहुत इजी कर देता है सवालों को, राइट। तो पहले इसको लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। एक और पॉइंट ऐसे ही लिख लेते हैं, है ना, एक पॉइंट ऐसे ऐसे ही और लिख लेते हैं। if tangent to the curve if tangent to a curve at x1 comma intersect the curve again at x2 y2,
एज नॉर्मल, इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट x2 y2 एज नॉर्मल, मतलब हम लोग बोलेंगे क्या कि कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट क्या कर रहा है भैया, एज नॉर्मल, एज नॉर्मल, मतलब वहां इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लास्ट केस की तरह ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है भाई कि वहां पे एज नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप देखिएगा ध्यान से, है ना, आप देखिएगा ध्यान से, मतलब यहां का जो टेंजेंट होगा ना, यहां का जो टेंजेंट होगा उसके ये परपेंडिकुलर बैठ रहा होगा भैया, इसके ये परपेंडिकुलर बैठ रहा होगा, मतलब यहां पे जो टेंजेंट है px1y1, तो px1 y1 का जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है कि वो qx2 y2 पे फिर से मिल रहा है, लेकिन qx2 y2 पे भी ऐसे ही नहीं मिल रहा है, ऐसे नॉर्मल मिल रहा है, अगर ऐसे ही मिल रहा होता तब तो ये बात आ जाती है ना, अगर ऐसे ही मिल रहा था सर, ऐसे ही मिल रही है तो ये आ जाता, लेकिन अगर वो एज ए नॉर्मल मिल रहा है तो फिर एक और खास बात आ जाती है ना, वो सब तो है ही कि सर dy by dx at x1 y1, हाँ 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 बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, वेरी गुड शाबाश, बहुत आगे जाओगे, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सर, 2.5, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आएगी भाई, क्योंकि यहां पे नॉर्मल हो चुका है, तो यहां पे dy by dx जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर हुई, यानी इस लाइन के स्लोप को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं भैया, इस लाइन के स्लोप को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, हम तीन तरीके से, एक तो dy by dx at x1 y1, क्यों भाई, क्योंकि टेंजेंट है, दूसरा टू पॉइंट फॉर्म, हाँ सर बिल्कुल, और तीसरा यहां पे टेंजेंट का स्लोप इज dy by dx, तो नॉर्मल का स्लोप इज गोइंग टू बी -1 अपॉन dy by dx। आई होप इट इज क्लियर गाइस, है ना, आई होप इट इज क्लियर, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो तुरंत ही बता दीजिएगा, है ना, बाकी हम तो आपको बता ही दिए हैं, अब इससे ज्यादा तो क्या बताएंगे, हाँ। चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, इसी बहाने एक क्वेश्चन कर लीजिए, इफ tangent to the curve y square equal to x cube at p intersect the curve again at q, intersect the curve again at q, then slope of OP upon slope of OQ. O is origin. O is origin, है ना, origin है वो, है ना। चलो, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि मैंने कर्व मान लिया ऐसा कुछ होगा, वैसे कर्व ये अलग होगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, लेकिन हम लोग बोले कि टेंजेंट जो है p का वो फिर से q पे मिल रहा है, इस पॉइंट का पैरामीट्रिक, इस कर्व का पैरामीट्रिक मैंने बताया हुआ है, इस कर्व का पैरामीट्रिक क्या है, इस कर्व का पैरामीट्रिक है टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, तो मैंने इसको T1 बोल दिया, T1 स्क्वायर T1 क्यूब, है ना, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने T2 स्क्वायर कॉमा T2 क्यूब, इस पॉइंट को मान लिया मैंने T2 स्क्वायर कॉमा T2 क्यूब। आइए गाइस, आइए सभी लोग आइए, है ना, देखिए अब मैंने इससे बात करी टेंजेंट से भाई कि क्या क्या मिजाज है आपके, कैसे हैं आप, बढ़िया, वेल एंड गुड, शानदार, तो इसने बोला हाँ सर बिल्कुल शानदार हूं मैं, और बस मेरे को बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि दो तरीके से मेरा स्लोप लिख दीजिएगा, तो मैं बोलूंगा दो तरीके में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से, तो 2 पॉइंट फॉर्म से जैसे ही स्लोप लिखेंगे तो T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब, T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन देखकर क्या कहेगा कि सर मुझे फैक्टराइज कर दो प्लीज, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये देख लो, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब का स्लोप क्या आएगा, तो पैरामीट्रिक से जाओ, है ना, पैरामीट्रिक से जाओ, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब का जो स्लोप आएगा dy by dt मतलब 3t स्क्वायर, और dx by dt मतलब 2t, कहां पे निकालना है टेंजेंट का स्लोप, T1 पे, तो T1 ऊपर से एक T2 माइनस T1 कटेगा, ऊपर क्या बनेगा T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T1 स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा T2 प्लस T1, और इधर देखना, इधर बचेगा 3/2 T1 क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 2 t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 प्लस 2 t1 स्क्वायर प्लस 2 2 2 और इधर जाएगा तो भाई 3 t1 t2 और प्लस 3 t1 स्क्वायर है ना, सबको लेफ्ट में खींच लो तो 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 t2 माइनस क्यों t1 t2 सर, इन दोनों को साथ में देखो तो 2 t1 t2 और माइनस 3 t1 t2 आके माइनस t1 t2 और प्लस 2 t1 स्क्वायर माइनस 3 t1 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, इसके दो फैक्टर्स टूट जाएंगे, इसके दो फैक्टर्स टूट जाएंगे ना, 2t2 स्क्वायर माइनस t1 t2 यही आया था और फिर क्या आया था भाई माइनस t1 स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स टूट जाएंगे, इसको आप तोड़ो माइनस 2 t1 t2 प्लस t1 t2 तोड़ो 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 और इन दोनों से कॉमन ले लो 2 t2 तो t2 माइनस t1 और इनसे t1 कॉमन लो t2 माइनस t1, यानी इसके जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो 2t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 आ रहे हैं ना बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं मैं, है ना, बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं मैं t2 माइनस t1 को जीरो करने में लगे हुए हैं, है ना, कान के नीचे, है ना, समझ रहे हो, बढ़िया वाली आवाज आनी चाहिए। t2 माइनस t1 कैसे जीरो होगा बे, t2 माइनस t1 जीरो हो गया मतलब आपने इन दोनों पॉइंट को सेम ले लिया, दोनों पॉइंट सेम कैसे हो सकते हैं भाई, दोनों पॉइंट सेम कैसे हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट पॉइंट है, t2 माइनस t1 जीरो हो ही नहीं सकता है, आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से कि t2 माइनस t1 क्या जीरो हो सकते हैं, नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि t2 t1 अगर सेम हो गया तो ये दोनों पॉइंट्स सेम हो जाएंगे, तो इसलिए गड़बड़ है ये बात, यानी कि सिर्फ एक ही फैक्टर जीरो होगा, ये वाला फैक्टर जीरो मतलब 2t2 प्लस t1 इज जीरो। मिल गया मिल गया मिल गया, रिश्ता मिल गया, ज्यादा ना सोचे, t1 और t2 के बीच का रिश्ता मिल गया है ना, t1 और t2 के बीच का रिश्ता मिल गया है ना। आपको बोले स्लोप ऑफ ओपी, ओ इज ओरिजिन, अच्छा भाई ओपी, ओपी एकदम ओपी स्लोप निकलने वाला भाई साहब, देख लीजिएगा ओपी, ओपी का स्लोप क्या है भाई, ओपी का स्लोप क्या है, तो मुझे लग रहा है कि t1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर मतलब t1 इस तरीके से OQ का स्लोप t2, तो यानी हमें जो निकालना भाई t1 अपॉन t2 का रेशियो निकालना है ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है -2 आएगा इससे, है ना, क्योंकि यहां से आएगा क्या 2t2 ऐसा या ऐसे लिख लो t1 इक्वल टू और यहां से t1 अपॉन t2 इक्वल टू -2, यानी द आंसर विल बी ओनली -2, यस राइट। चलिए हम लोग इसमें एक और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं ना, हम इसमें एक और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई कहता है कि भाई ऐसा है कि भाई टेंजेंट जो है यहां का वहां कट कर रहा है, काट रहा है ना, और ये है आपका P पॉइंट और ये है कोई पॉइंट Q, है ना, कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट को आप लिख सकते हो t स्क्वायर t क्यूब, यस और नो, और इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग ले सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, मेथड 2 में आ रहे हैं, यम 2 में आ रहे हैं, है ना, मेथड 2 में आ रहे हैं। मैंने क्या कहा कि लाइन की जो इक्वेशन है गुरु, है ना, लाइन की जो इक्वेशन है उसको मैंने ले लिया है y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू हम लोगों ने क्या ले लिया है लाइन की इक्वेशन को mx प्लस c, y इक्वल टू क्या ले लिया है mx प्लस c, और इस कर्व के ऊपर किसी भी घूमते हुए पॉइंट को हम बोल सकते हैं क्या t स्क्वायर t क्यूब, ये इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। मैं क्या कह रहा हूं कि लाइन और कर्व के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं लाइन और कर्व के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को सॉल्व करूं तो y की जगह t क्यूब रखूंगा, y की जगह t क्यूब रखूंगा और x की जगह t स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये t में क्यूबिक बतला रहा है, ये t में क्यूबिक बतला रहा है, इसका सॉल्यूशन मतलब 3 आएगा। आप समझ रहे हो मेरी ख्याल से, आप समझ रहे हो मेरी बात को, आराम से सुनना है ना। मैंने क्या किया, इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व कर दिया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपके लिए मेथड 1 है, मैं बहुत ज्यादा भी जोर नहीं लगा सकता हूं, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा, है ना, कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा, आप अपनी तरफ से थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। तो मैंने क्या कहा कि इस लाइन को मैंने इस कर्व के साथ सॉल्व किया, लाइन और कर्व जब भी आप सॉल्व करेंगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कॉमन पॉइंट। जब भी आप दो कर्व को सॉल्व कीजिएगा ऑलवेज
आपको कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे सॉल्व करने के बाद, ऑलवेज क्या मिलेंगे, कॉमन पॉइंट्स, जिसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहे हैं। अब यहां पे एक बात है जो बहुत खास है कि भाई ये लाइन यहां पे टेंजेंट है, तो जब कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन टच कर रहा है तो वहां रिपीटेड रूट होता है। आप समझना क्यों होता है रिपीटेड रूट। जैसे मान लो कि कोई लाइन बोलता है कि भाई हमने ऐसी लाइन बनाई है ना, ऐसे मैं समझाने के साथ समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो मैं भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे ये एक लाइन है, तो अगर ये लाइन रहती y इक्वल टू mx प्लस सी और इसके साथ सॉल्व करते तो 3 पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जब ये टच कर गया बेटा तो यानी 2 रूट तो यही ले जाएगा, टच करने वाला। याद करो जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला खेल, सॉरी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वाला खेल, और जब ये टच करता था एक्स एक्सिस को, जब ये एक्स एक्सिस को टच करता था तो क्या होता था, यहां पर रिपीटेड रूट ही तो होता था ना, दोनों के दोनों रूट वही हो जाते थे, अल्फा कॉमा अल्फा। तो यानी यहां पे होगा क्या बेटा कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलता हूं t1 स्क्वायर कॉमा t1 क्यूब, सोचना जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला, और इसको मैंने बोला t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब, t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब, और यहां से ये इक्वेशन मुझे इस बात की गारंटी दे रहा है कि 3 रूट्स आने हैं। तो 3 रूट्स में अगर यहां ये टच कर रहा है तो 2 रूट्स t1 ही होगा, 2 रूट t1 ही होगा और 1 रूट t2 होगा। यानी कि इसके क्या रूट्स होंगे भाई, t1 t1 और t2। ये चमका गया कि t1 t1 t2, क्यों, क्योंकि यहां पे टच कर रहा है तो इसलिए 2 रूट सेम ही होंगे, दैट इज t1 t1 और 1 रूट हो जाएगा आपका t2। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, है ना। काफी इंटरेस्टिंग मेथड है, समझ जाओ तो बढ़िया रहेगा, बहुत जल्दी चीजों को आप कर पाओगे, है ना। तो t1 t1 t2, इसमें सबसे वल्नरेबल कॉफिशिएंट किसका है, टी का। सबसे सबसे वल्नरेबल कॉफिशिएंट किसका है, टी का। टी का कॉफिशिएंट 0 है। टी क्या होता है, टी होता है सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। टी होता है सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम इज t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t2 t1, ये है सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, एंड दिस इज 0, है ना, दिस इज 0। तो एक t1 निकल लेगा, एक t1 निकल लेगा और इधर बन जाएगा t1 प्लस 2t2 इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स t1 ऑलवेज 0 थोड़ी हो सकता है ना, कोई बोले कि सर ये पॉइंट 0 0 हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा एक पॉइंट 0 0 होगा, दूसरा ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो t1 नॉन जीरो भी हो सकता है ना। तो t1 मतलब हो सकता है किसी एक के लिए t1 0 हो जाए, फिर उस केस में स्लोप डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, फिर उस केस में स्लोप डिफाइन नहीं हो पाएगा ओपी वाला। तो t1 प्लस 2t2 यहां से क्या आ जाएगा 0, और यहां से फिर से आप देख सकते हो t1 बाई t2 क्या आएगा -2। काफी आसान तरीके से हमने ये निकाल लिया दोस्त, काफी आसान तरीके से अचीव कर लिया है ये t1 अपॉन t2 के रेशियो को। और देखोगे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जिसमें ये लगता है ना बहुत जल्दी सवाल निकालता है ना, और जबकि नॉर्मल तरीके से करो तो बहुत बहुत लेंदी चला जाए, हो भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो भाई नए सवाल पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x square equal to 4y which passes through 1, 2। हाँ भाई बताइए जल्दी से सॉल्व करके, चलो भाई करके देखते हैं, करके देखते हैं। आप 2t कॉमा टी स्क्वायर ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना, 2t कॉमा टी स्क्वायर ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना। लेकिन आप 2t कॉमा टी स्क्वायर लोगे तो भाई 2t 1 है, मतलब t की वैल्यू आपको हाफ यूज करनी पड़ेगी। t की वैल्यू आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, हाफ। आप t इक्वल टू 1 यूज कर रहे हो तो गलत है ना बट क्या कहें, आपका आंसर सही हो रहा है। उसका रीजन ये नहीं है कि मतलब आपने सही किया है, ऑफ कोर्स आपने गलत किया है, लेकिन वो किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी है बस ये। चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले
सारे गधों को एक बार ये बतलाना चाहूंगा, है ना, सारे गधों को एक बार ये बतलाना चाहूंगा कि भाई आपने जो ये स्लोप टेंजेंट का यहां निकाल लिया है dy by dx और उससे नॉर्मल निकाल लिया है ना, तो भाई अगर घोड़े बनने हैं, है ना, तो ये काम मत करो। 1,2 इज नॉट अ पॉइंट ऑन द कर्व। आप चेक ही नहीं करते हो, सेटिस्फाई नहीं करा के देखते, आपको पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है। तो 1,2 अगर आप x को 1 रखते हो और y को 2 रखते हो तो ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं करना है, कर रहा है, ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो आप वैल्यू निकाल के बतलाए जा रहे हो, है ना, आंसर निकाल के बतलाए जा रहे हो, तो भाई है क्या, कहानी है क्या। तो कि x की वैल्यू 1 पे, y पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो कितना आएगा, वो y पे आएगा हाफ, है ना, तो 1,2 तो ऊपर कहीं होगा, इधर कहीं होगा 1,2। ये नहीं बोल रहा है कि नॉर्मल 1,2 पे है, ये बोल रहा है नॉर्मल 1,2 से पास कर रहा है। नॉर्मल 1,2 पे ऐसा नहीं बोल रहा है, नॉर्मल 1,2 से पास कर रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1,2 से पास कर रहा है, ऐसे ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है 1,2 से, है ना। और यहां नॉर्मल है भाई, यहां नॉर्मल है, तो यहां नॉर्मल है तो यहां का जो टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर जाएगा, और तो क्या होगा बताओ, यहां के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। कोई बोले सर मैं इसको 2t टी स्क्वायर ले लूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2t टी स्क्वायर ले सकते हो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो 2t टी स्क्वायर से इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा सर dy by dt दैट इज 2t अपॉन dx by dt दैट इज 2, यानी इसका जो स्लोप आएगा बच्चों ये t आएगा। ये किसका स्लोप हुआ, ये स्लोप किसका हुआ, टेंजेंट का स्लोप हुआ, है ना। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा, तो t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अपॉन 2t 2t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1 इंटू 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 t। भाई ये किसका स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया इसका, टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 1, है ना, और इसका स्लोप हो गया t, और दोनों 90 डिग्री पे, तो इसका प्रोडक्ट हो गया माइनस 1। तो इसका आ गया टी क्यूब माइनस 2t, और ये क्रॉस करोगे तो माइनस 2t प्लस 1, और ये कटेगा और यहां से t की वैल्यू 1 आ रही है। अब कालीन भैया का तो t इक्वल टू 1 और किस्मत बड़ी अच्छी निकल गई उन्होंने तो माना था भाई ये यहां है, और यहां मान के उन्होंने 1,2 से t को 1 निकाल लिया, ये अननेसेसरी तुक्का था, ये हाफ हाफ आना था, वो 1 आ गया, उनकी किस्मत खुल गई, है ना, बच गए इसमें, है ना। लेकिन आप समझ रहे हैं टेस्ट में अगर ऐसा होगा और ऐसा कोइंसिडेंस नहीं बैठा तो गए आप, तो t 1 आएगा, तो यानी ये पॉइंट तो 2,1 आएगा, ये पॉइंट तो 2,1 आएगा, और इस वजह से कालीन भैया का आंसर आ गया कि भाई किसी तरीके से वो 2,1 पे पहुंच गए, जबकि आपको सॉल्व करके यहां पे पहुंचना चाहिए। अब 2,1 आ गया, तो अब आप लिखिए, तो लिखिएगा तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 3 आएगा, और बाकियों का तो गलत आया ही है, देखिए बाकी तो 1,2 पे ही स्लोप टेंजेंट का निकाल रहे हैं, यहां पे स्लोप निकाल लिया भाई साहब, कर्व नहीं है। ठीक है, हमारे लड़के और लड़कियां भी, है ना, इतने टैलेंटेड है भाई साहब, वहां स्लोप निकाल लिया, टेंजेंट निकाल लिया, मस्त। चलो जी बढ़ते हैं आगे। फाइंड find the equation of the tangent, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, of the tangent to the curve at the point where the curve crosses y-axis। t इक्वल टू 1 के बाद बेटा बहुत टफ हो जाएगा, है ना, इसके बाद तो रिपीट करना ही पड़ेगा मुझे। t इक्वल टू 1 रखिएगा तो यहाँ 2,1 पॉइंट आएगा,
2 पॉइंट से लाइन लिखना सोचो कितना कठिन है बेटा, है ना। तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा इसमें कि 2 पॉइंट से लाइन लिखवाऊं तुमसे कि भाई 1,2 2,1 से लाइन जा रही है, तो तुम x + y = 3 तक कैसे पहुंचोगे, है ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सोचना बेटा, है ना। ऑल द बेस्ट। यस राइट गाइस, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कर्व क्रॉसेस y एक्सिस, जहां भी कर्व y एक्सिस को क्रॉस करेगा, जहां भी कर्व y एक्सिस को क्रॉस करेगा दोस्त, वहां x 0 होगा। तो जहां भी कर्व क्रॉस करेगा y एक्सिस को, वहां x 0 होगा। तो x को 0 रखोगे तो y b हो जाएगा। यानी कहां पे लिखना है टेंजेंट, लिखना है टेंजेंट आपको 0, b पे। तो चलो dy/dx निकालें, है ना। dy/dx निकालो बच्चों, तो कितना बनने वाला है, b e⁻⁻x/a का -1/a चेन रूल। और अगर आप निकाल रहे हो dy/dx जहां पे y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, b। तो 0, b पे निकालोगे तो b/a विद अ माइनस साइन। यानी हम लोग बोल सकते हैं सिंपली y - b इक्वल टू -b/a इंटू x - 0। और यहां से अगर आप लिखते हो तो आप लिख सकते हो इसको शायद x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 टाइप का, या bx प्लस ay इक्वल टू ab टाइप का, है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट all the points on the curve, prove that all the points on the curve y square equal to 4a into x plus a sin x/a, x plus a sin x/a at which the tangent is parallel to x-axis lie on a parabola। lie on a parabola, है ना। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, है ना, जहां जहां टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, वो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पैराबोला पे लाई करेंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। करिए बच्चों। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों का डन हो चुका है ना। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बोल रहा है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस, तो उन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, है ना। उन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, उन पॉइंट्स को हमने कॉल किया बच्चों h, k। उन बच्चों को, उन पॉइंट्स को हमने कॉल किया h, k। तो देखो ये h, k दो चीजें सेटिस्फाई करेगा। एक तो क्या सेटिस्फाई करेगा कि ये इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम स्पेसिफिकली उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं h, k पॉइंट लेता हूं तो वो इस कर्व पे डेफिनेटली लाई कर रहा होगा। डेफिनेटली लाई कर रहा होगा मतलब k² इक्वल टू 4a इंटू h प्लस a साइन h/a, ये तो होगा ही होगा। दूसरा ये होगा साहब कि h, k पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, h, k पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसकी वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप डेफिनेटली 0 होगा। तो चलिए हम यहां पे स्लोप निकालते हैं। स्लोप आएगा 2y dy/dx और इक्वल टू 4a, x का हो गया 1 प्लस a साइन x/a का, a का हो गया cos x/a इंटू 1/a, a कट गया। और h, k जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, वहां dy/dx अगर 0 हो गया तो दिस इज 4a और 1 प्लस cos h/a। बच्चों आप समझदार हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से cos h/a -1 आ गया। जहां cos h/a -1 आएगा वहां sin h/a की वैल्यू क्या होगी? 0। कहां होता है cos h/a -1? पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो जहां cos h/a -1 होगा वहां sin h/a 0 होगा। और अगर ये कंडीशन मैंने अगर इस पे लगा दिया भैया, तो sin h/a 0 करते ही k² क्या आ रहा है? 4ah। और k² 4ah आ रहा है तो h की जगह x, k की जगह y, लोकस अपने आप क्या आ जाएगा?
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो सारे पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं? ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज अ पैराबोला, है ना। देख लेना भाई, ये आएगा फाइनली। बाकी आप लोगों का कुछ अलग आया हो, उससे भी हेंस प्रूव हो गया हो तो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Tangents are drawn from the origin tangents are drawn from the origin to the curve y equal to sin x prove that their point of contact lie on the curve x square y square equal to x square minus y square। हाँ, फिर से ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करना है ना, हो जाए तो बताओ। मेरे ख्याल से टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व दिस, है ना। इस कर्व को थोड़ा प्लॉट करके देखिएगा, हालांकि इतना डिफिकल्ट कर्व नहीं है, थोड़ा सोचिएगा तो बन जाएगा ये कर्व। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर ये तो पहली बार ही देखा, ये कौन सा कर्व है, समझ में ही नहीं आ रहा हमारे। तो बच्चों ये है कर्व y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है ना। ये बच्चों किसका कर्व है? y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। समझ रहे हो बात को? किसका है? y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। देखो ध्यान से। अब बोला कि ओरिजिन से टेंजेंट्स बना रहे हैं इस कर्व पे, यानी ओरिजिन मतलब कर्व के ही पॉइंट से बना रहे हैं। बताओ बन सकते हैं क्या? बहुत सारे बन सकते हैं सर, बहुत सारे। जैसे एक ऐसा बन सकता है, और भी बन सकते हैं, ऐसा बन सकता है, और भी आगे कर्व है ना, कर्व और भी आगे, तो आगे भी और टेंजेंट्स बन सकते हैं, खूब सारे बन सकते हैं। इधर ही बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व y इक्वल टू sin x। तो प्रूव दैट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाई ऑन दिस कर्व। मतलब किस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं ये? चलो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और ऐसे जितने भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं वो सब इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ऐसा ही कहना चाहता है। तो मैंने बोला चलिए भाई फिर से, यानी लोकस टाइप की चीज निकालनी है तो एच के मान लेता हूं। फिर से लोकस टाइप की चीज निकालनी है तो एच के मान लेता हूं। ये पॉइंट 0 0 है, तो भाई देख लीजिए कि इस लाइन का स्लोप हम लिख सकते हैं k बाई एच। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, k बाई एच, है ना, लिख सकते हैं k बाई 2 पॉइंट फॉर्म से। और साथ ही साथ ये टेंजेंट है hk पे, तो टेंजेंट है hk पे तो y इक्वल टू साइन एक्स कर्व है, तो dy बाई dx क्या हुआ? तो सर dy बाई dx हो गया cos x। सर क्या हो गया? dy बाई dx cos x। यानी यहां पे h k पे स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा सर cos h। कैसे कैसे हुआ? इसका स्लोप निकाला, एक तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म से k बाई एच, और दूसरा टेंजेंट का स्लोप से। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज h के इस कर्व पे लाई करेगा, तो h k अगर इस कर्व पे लाई करेगा तो k इक्वल टू साइन h भी तो होगा। h k अगर कर्व पे लाई करेगा तो k इक्वल टू साइन h भी होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर एंड ऐड। तो स्क्वायर एंड ऐड कीजिएगा इन दोनों इक्वेशन को, तो यहां बनेगा आपका k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। अब h की जगह x, k की जगह y, थोड़ा सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द लोकस। तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1।
मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद की स्थिति, और फिर वाई स्क्वायर को उधर की साइड भेज दीजिएगा तो यही कर्व आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है भैया? ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स के बीच का एंगल है ना, दो कर्व्स के बीच का एंगल, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो दो कर्व्स के बीच के एंगल के बारे में क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये बात करने वाले हैं, है ना। तो लेकिन अगर डेफिनेशन कोई पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स का डेफिनेशन, तो हम लोग पहली चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों कर्व कुछ इंटरसेक्ट करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कर्व C1 है, दूसरा कर्व है आपका C2, और कोई बोले कि द टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एंगल डिफाइन होता है, फिर से बोल रहा हूं, हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे जो एंगल डिफाइन होता है वो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यहां पे एंगल डिफाइन नहीं होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं एंगल डिफाइन हो सकता है। और डिफाइन कैसे करते हैं? तो द एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, द एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। हम लोग क्या करते हैं भाई, एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? टेंजेंट्स के बीच का एंगल गाइस, टेंजेंट्स के बीच का एंगल, मतलब जैसे एक कर्व C1 पे ऐसा टेंजेंट और C2 पे ऐसा टेंजेंट है ना, ये दो टेंजेंट्स हो गए, और इनके बीच का जो एंगल होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा, अगर इसको मैं थीटा नाम देता हूं, इस एंगल को मैं क्या नाम दूं? थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इस थीटा को बोल सकते हो एंगल बिटवीन द टू कर्व। हालांकि आपको पता है, आप समझदार बच्चे हो, कि एक अगर थीटा है तो दूसरा एंगल ऑफ कोर्स क्या होगा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि दो लाइंस के बीच में हमेशा दो तरह के एंगल होंगे, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, अनलेस कि एंगल उसके बीच का क्या हो? 90 डिग्री ना हो। अगर एंगल 90 डिग्री है तब तो यूनिक होगा, दोनों साइड से 90 ही आएगा, है ना। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, यानी अगर एक एक्यूट है तो एक ऑब्ट्यूज भी आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और आप इसको अब एक बार लिखिए थोड़ा सा, है ना, एक बार लिखिए थोड़ा सा, लिखिएगा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, angle between two curves at their point of intersection कोई नहीं स्टूडेंट्स, कोई नहीं, टेक रेस्ट बेटा, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है बेटा, रेस्ट ले लो, है ना। एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, angle between two curves at their point of intersection is defined as angle between two curves at their point of intersection is defined as the angle is defined as the angle between the tangents, angle between the two curves at their point of intersection is defined as the angle between their tangents angle between the tangents at the point of intersection. Angle between their tangents at their point of intersection. क्लियर है क्या भाई? ठीक है। अब कोई पूछे सर ये एंगल निकलेगा कैसे? हाँ, अब कोई पूछे एंगल ये निकलेगा कैसे? तो बच्चों सिंपल सी बात है ना। एंगल निकालने के लिए हम लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्क करने के बाद हम क्या करेंगे?
ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों कर्व पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या होगा कि फिर हम क्या करेंगे, कर्व नंबर 1 यानी C1 की बात करें तो वहां पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप? dy by dx एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर दूसरा क्या करेंगे, dy by dx फॉर द सेकेंड कर्व एट द सेम पॉइंट, dy by dx फॉर द सेकेंड कर्व एट द सेम पॉइंट। जैसे अगर कोई कहता है कि सर ये जो p पॉइंट है ना, ये x1 y1 है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के कर्व पे लाई करेगा। यू विल गेट टू इक्वेशन, x1 y1 अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना तुमने तो C1 पे भी लाई करेगा, C2 पे भी लाई करेगा, दो इक्वेशन वहां से बन जाएंगी आपकी, है ना। और उससे x1 y1 निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसी को मैनिपुलेट करना पड़ जाता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, m1 m2 निकालना पड़ेगा। m1 क्या हो गया, dy by dx, किसके लिए, कर्व 1 के लिए, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x1 y1। m2 हमने बोल दिया, फिर से टेंजेंट का स्लोप कहां पे, फॉर द कर्व नंबर 2 एट द सेम पॉइंट x1 y1, है ना। आपको मुझे सर थीटा कैसे निकलेगा, तो आपको पता है ना एक्यूट एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। एक्चुअली टेंजेंट्स तो लाइन ही है ना, अगर टेंजेंट्स लाइन है तो एक्यूट एंगल का जो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में देखा तो वही यूज करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स। और अगर ऑब्ट्यूज निकालना होगा तो क्या करेंगे भैया, तो लेकिन सर ऑब्ट्यूज अगर निकालना होगा तो पाई माइनस थीटा, ऑब्ट्यूज निकालना होगा तो कैसे, पाई माइनस थीटा। देख लो एक बार, लिख लो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, है ना। चलो बच्चों, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स और भी चीजें, है ना, कब एक दो कर्व एक दूसरे को टच करता है, इस तरह की चीजें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बाकी हम लोग अभी होमवर्क पे आते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का होमवर्क था बच्चों, एक्सरसाइज 2 में 19 से 25 में किसी को पूछ रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 19 से 25, एक तो 25 नंबर शायद आ गया है ना। एक्सरसाइज 2 का जो 25 नंबर सवाल है बच्चों, उसमें पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की, और p of 1, p of 3 और p of 5 is given to be 0, और एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ है p-7 is also 0, है ना। बोला है कि px equal to 0 कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब चौथे रूट की बात हो रही है ना। तो जैसे px जो इक्वेशन होगी, px की जो इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी x-1, x-3, x-5, ऐसे ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और लास्ट रूट शायद p बाई क्यू दिया हुआ है, तो p बाई क्यू अगर रूट है, क्योंकि x इक्वल टू p बाई क्यू पे भी तो 0 हो रहा है ना, यानी एक फैक्टर आप इसका ऐसे लिख सकते हैं qx माइनस p जनाब। ये कैसे सोचा मैंने qx माइनस p, क्योंकि बोला ना कि इफ द रियल नंबर x नॉट 135 नहीं, एक चौथा रूट होगा, है ना, क्योंकि डिग्री 4 का है तो 3 रूट तो 135 ही है, तो एक चौथा रूट होगा। तो बोला इफ द रियल नंबर x 135 सच दैट px इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस एज दिस, यानी कि चौथा रूट है p बाई क्यू, तो यानी कि चौथा हम लोग बोल सकते हैं qx माइनस p टाइप का हो जाएगा, है ना। अब इसको लॉग ले लो, लॉग लेते ही मेरे ख्याल से तो ये बन जाएगा ln x माइनस 1 प्लस ln x माइनस 3 प्लस ln x माइनस 5 और प्लस ln qx माइनस p, ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर आएगा p डैश x और नीचे आएगा 1 बाई पी एक्स। एक एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है उसका यूज करेंगे अभी हम लोग, है ना, ऐसे बनेगा। और q अपॉन क्यू एक्स माइनस पी, तो मेरे ख्याल से p डैश 7 0 दिया हुआ है, तो अब इसमें हम x इक्वल टू 7 रख देते हैं बच्चों। तो p डैश 7 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, इधर आएगा 1 बाई 6, 1 बाई 4, 1 बाई 2। मेरे ख्याल से इसके बाद आप q बाई p या ये सब निकाल सकते हो ना।
इसको इधर ले जाइएगा और Q और P की वैल्यूज मतलब एक दूसरे के टर्म में आ जाएगी, तो वहां से P बाई Q निकाल पाएंगे आप। देख लीजिएगा। और कोई सवाल है तो बताइएगा, नहीं तो एक्सरसाइज 3 में बताइए 1 to 10। एनी डाउट्स? जल्दी जल्दी लिख दीजिए यार, डाउट्स है ना, लिखने में आप लोग काफी समय लेते हैं ना। जो भी आपके डाउट है एक्सरसाइज के साथ लिख दीजिए, जो भी होमवर्क आपको पता ही है, मैं बार बार क्या ही बोलूं। एक्सरसाइज 3 1 से 10 और एक्सरसाइज 4 1 to 5 में कोई भी डाउट हो जल्दी से लिख दीजिए। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि x1 x1 x2 x3 xn माइनस 1, यानी कि x1 इसका रिपीटेड रूट है, तो px में x की पावर n प्लस अल्फा x प्लस बीटा है बच्चों, और x1 इसका रिपीटेड रूट है, तो आई कैन राइट दिस एज x माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर x माइनस x2 x माइनस x3 टिल x माइनस xn माइनस 1। अच्छा, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना तो आपको जो एक्सप्रेशन पूछ रहा है ना QX है ना, वो है आपका x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 और x1 माइनस xn माइनस 1, ये चीज है शायद QX, जिसकी वैल्यू ये पूछ रहा है कि x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस xn माइनस 1, ये पूछ रहा है। अब देखो ये मेरे को यहां से दिख रहा है कि अगर मैं यहां x1 रख दूं तो QX आ जाएगा, अगर मैं यहां x1 रख दूं तो QX आ जाएगा, लेकिन x1 रखते ही आइडेंटिटी है, ये पहली चीज समझिएगा, ये आइडेंटिटी है। x1 लेके रखते ही ये भी जीरो ये भी जीरो, क्यों भाई, इसके भी तो रूट x1 है, तो अगर इसका रूट x1 है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पहले इसको सेपरेट कर लेता हूं, सेपरेट करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी x को x1 नहीं मानते, तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ऐसे ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, और इधर से आप लिख सकते हो x की पावर n अल्फा x प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर। पॉलिनोमियल है बच्चों, है ना, पॉलिनोमियल है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो अगर मैं लिमिट ले लूं x इज अप्रोचिंग x1, x1 नहीं ले रहे हैं, x को ले रहे हैं अप्रोचिंग x1, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, x इज अप्रोचिंग x1, तो बेटा इसका जो भी आपका RHL LHL जो भी आएगा है ना, वो फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो यानी इधर से हमारा x1 माइनस x2 और ये आ जाएगा, तो ये QX आ जाएगा। जो QX कह रहा है ना वो QX आ जाएगा, x1 माइनस x2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन इधर का क्या करें सर, इधर 0/0 का फॉर्म है, लॉपिटल लगाओ, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x1। को बोले फिर से लॉपिटल लगा सकते हैं क्या, यस, क्योंकि आपको पता है इसका x1 रिपीटेड रूट है, तो याद है मैंने बतलाया था ना अभी कुछ दिनों पहले कि अगर अल्फा रिपीटेड है m टाइम्स तो उसके डैश में m माइनस 1 टाइम्स आएगा, तो ये अगर px है तो इसमें x माइनस x1 दो बार है, तो इसके डेरिवेटिव में कम से कम एक बार तो होगा, यानी कि ऊपर वाला अभी भी x1 पे जीरो जा रहा है और नीचे वाला भी कहां जा रहा है, जीरो, तो एक बार और लॉपिटल लगा दो, तो एक बार और लॉपिटल लगाओगे तो n इंटू n माइनस 1, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो ना, जब पूछोगे तभी मैं बता पाऊंगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, और नीचे 2 आ जाएगा। अब x अप्रोचिंग x1 पे देख लो, ये चीज को तो आप nc2 लिख दो, और ये हो जाएगा आपका x1 की पावर n माइनस 2, तो इसलिए QX इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अभी क्लास बोला जा रहा है एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 2, ये मेरे ख्याल से कुछ बताने लायक ज्यादा है नहीं, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, आ जाएगा। टू एक्स की पावर x इंटू कॉट वाई और माइनस 1, है ना, ये है, तो y डैश 1 निकालना है ना, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो जैसे आप टर्म बाई टर्म करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या है, y डैश 1 निकालना है, तो x को 1 रखो इसमें, तो 1 पे पावर 2 1 ही हो गया, माइनस 2 कॉट वाई, तो यानी यहां से कॉट वाई की जो वैल्यू आएगी ना वो जीरो आ रही है बच्चों, है ना, कॉट वाई की वैल्यू जीरो आएगी, तो यानी आप यहां से y की वैल्यू जो है ना पाई बाई 2 वगैरह कुछ निकाल सकते हैं, देख लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, पार्शियल यूज कर लो, तो नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लो ऊपर, तो विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, ये e की पावर 2x ln x है भाई,
यानी इसका तो यही आएगा x की पावर 2x इंटू 2 और x ln x का क्या हो जाएगा 1 प्लस ln x, ऐसा आएगा इसका। फिर माइनस 2 x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x इंटू कॉट y, है ना, ये रहेगा। और नीचे कितना आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका तो 0 हो गया, माइनस 2 x की पावर x और कॉट y का कितना होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर y से। अब आप खुद सोचो, क्या आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, है ना, ये 1, ये 2 और ये ln 1 0, तो ये 1 हो जाए 2 हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट कॉट y 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया। नीचे देखना, x की वैल्यू रख रहे हो 2, है ना, जहां कॉट y 0 होगा वहां कॉसेक स्क्वायर y क्या होगा 1 के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि देखो y कहाँ आएगा π/2 3π/2 यही सब आएगा, तो कॉसेक y तो -1 या 1 होगा, स्क्वायर करने पे 1 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है -1 टाइप का आना चाहिए। तो देख लो भाई, और कोई डाउट है तो जल्दी बतला दो भाई। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1 आंसर विल बी 4 नंबर y/x। मैंने पहले ही बतलाया था होमोजेनियस इक्वेशन है m प्लस n डिग्री की, हर एक टर्म में x और y के पावर्स का सम है m प्लस n। तो मैंने बतलाया था कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है 2 डिग्री की, तो दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका डेरिवेटिव y/x है। अगर कोई बोले 3 डिग्री का होमोजेनियस है तो भी y/x होगा, क्योंकि 3 लाइंस आएंगी। तो ये m प्लस n डिग्री का होमोजेनियस है, तो सीधा हम इसका आंसर y/x लिख सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है थोड़ा सा। लॉग लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, लॉग लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। और कोई सवाल? चलेगा, और कोई सवाल नहीं है तो हम अगला होमवर्क देते हैं आप लोगों को। एक्सरसाइज 4 5 तक हो गया है, 6 से हम चालू करेंगे। और 6 to 19 ये एक्चुअली जेई मेन है, एक्सरसाइज 4 दिस टाइम, ये बीच में एक आपका लिमिट वाली एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 5 जेई एडवांस है, इसमें आपके पास सवाल है 8 1 to 8, है ना, 1 to 8। और एक्सरसाइज 6 में 5 सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, 6 नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 तक तो जरूर कीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।